हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युन योंग की मौत हो जाती है, वो भी इलसुल के स्क्रिप्ट के अनुसार। तो फिलिप और इलसुल ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिलिप इलसुल से पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन, तुमने ये सब क्या किया? तो इलसुल कहती है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। कि तभी फिलिप एक्सीडेंटली इलसुल को किस कर लेता है। कि तभी वहाँ पर यूना भी आ जाती है और वो ये सब देख लेती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है। तो इलसुल बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। तो यूना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इलसुल उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है ताकि उसे ये पता लग सके कि उसके घर में वो स्क्रिप्ट किसने रखी और इलसुल घर के अंदर कैसे आई। तो उसे पता चलता है कि उसके घर में एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ने उस स्क्रिप्ट को रखा था। तो फिलिप को उस लड़की को देखकर लगता है कि ये लड़की पक्का इलसुल है। उसने अपनी बात मनवाने का ये तरीका अपनाया है और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके मेरे घर आ गई और मुझे बचाने का नाटक किया। तो यंगमान कहता है, ये इलसुल नहीं है, इलसुल के हाथ में चोट लगी है, पर इस लड़की के हाथ में चोट नहीं लगी है, मतलब ये इलसुल नहीं है। तो फिलिप ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने खुद इलसुल के हाथ में चोट देखी थी। तो फिलिप ये सोच कर पगला रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और वो उससे चाहती क्या है। इधर यूना जैसे ही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है और उसे देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर जानती है इस बारे में। इधर इलसुल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है और उसकी स्क्रिप्ट रियल कैसे हो रही है। अगले दिन यंगमान फिलिप को चैरिटी शो में जाने को कहता है, पर फिलिप का जाने का मन बिल्कुल नहीं होता। तो यंगमान कहता है, आपके हाथ से पहले ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जा चुके हैं, इसलिए आपको अभी अपनी इमेज पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग आपको फिर से जानने लगे। तो फिलिप को यंगमान की बात सही लगती है और वो चैरिटी शो में चला जाता है। इधर इलसुल सोई हुई होती है कि तभी वहाँ पर कुछ जादुई शक्ति इलसुल के फोन पर मैसेज भेजती है और वो मैसेज में उसी होटल का होता है जिस होटल में फिलिप चैरिटी शो करने गया होता है। तो इलसुल उस मैसेज को देखकर शॉक्ड हो जाती है और लीसेंग को कॉल करके कहती है युन योंग जिंदा है। तो लीसेंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि युन योंग जिंदा है? तो इलसुल कहती है, क्योंकि उसने मुझे अभी मैसेज भेजा। तो लीसेंग कहता है, क्या उसने अपने नंबर से तुम्हें मैसेज भेजा? तो इलसुल कहती है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये युन योंग ने ही भेजा है, इसलिए मैं जा रही हूँ उस होटल में युन योंग का पता लगाने के लिए। तो लीसेंग कहता है, ठीक है, तुम भी उस होटल में पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। आगे फिलिप चैरिटी शो में बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर कांगते आता है और कहता है, हमें इस होटल में नहीं आना चाहिए था, ये होटल बहुत ही मनहूस है। तो फिलिप कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तो कांगते उसे कुछ भी नहीं बताता। कि तभी फिलिप को वहाँ पर युन योंग की आत्मा दिखती है और वो कांगते को भी दिखाता है, पर कांगते को युन योंग की आत्मा नहीं दिखती। तो फिलिप ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे वहाँ की सारी लाइटें कट जाती है और कुछ देर बाद लाइट वापस भी आ जाती है। तो फिलिप को फिर से युन योंग दिखती है। तो फिलिप युन योंग का पीछा करता है कि तभी उसी होटल में इलसुल भी आ जाती है और इलसुल भी युन योंग को देख लेती है और वो भी उसका पीछा करती है। आगे इलसुल युन योंग का पीछा कर रही होती है कि तभी रास्ते में वो यूना से टकरा जाती है। तो इलसुल यूना से पूछती है, क्या तुमने युन योंग को देखा है? तो यूना कहती है, मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, मैं यहाँ पर बहुत देर से फोन पर बात कर रही हूँ और मैंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तो इलसुल ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि उसने पक्का युन योंग को ही देखा था। कि तभी वहाँ पर लीसेंग आ जाता है और इलसुल को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर फिलिप युन योंग का पीछा करते करते एक हॉल में पहुँच जाता है। तो वहाँ पर उसे कहीं भी युन योंग नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक बंदा फिलिप के कार के शीशे को चकनाचूर कर देता है और जब ये बात कांगते और यंगमान को पता चलती है तो वो दोनों ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो फिलिप के पीछे पड़ा हुआ है। तो लीसेंग कहता है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, युन योंग ने वो मैसेज तुम्हें नहीं भेजा। तो इलसुल कहती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये वही होटल है जहाँ पर हम 8 साल पहले रहा करते थे, लेकिन आग लगने की वजह से इस जगह को फिर से रेनोवेट करवाया गया है और इसे नया नाम दिया गया है। तो इलसुल कहती है, मुझे पता है वो मैसेज युन योंग ने ही भेजा है। तो लीसेंग कहता है, मुझे वो मैसेज दिखाओ। तो इलसुल जैसे ही अपने फोन में उस मैसेज को देखती है तो वो मैसेज गायब हो चुका होता है। तो इलसुल को समझ में नहीं आता आखिरकार वो मैसेज गायब कैसे हो सकता है। तो लीसेंग को वहाँ पर कुछ शक्तियों का एहसास होता है, पर वो ये बात इलसुल को नहीं बताता और इलसुल को शांत करके उसे घर जाने को कहता है। तो इलसुल घर जाने लगती है। आगे यंगमान फिलिप को कॉल करके बताता है कि आखिरकार उसके कार के साथ क्या हुआ। तो फिलिप ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब किसने किया, जाकर पता लगाओ। तो यंगमान कहता है, तुम अभी कहाँ
पर हो? तो फिलिप कहता है मैं अभी 5th मंजिले पर हूँ और मैं नीचे आ रहा हूँ। तो यंग मैन कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि वो वही जगह है जहाँ पर रायोन की मौत हुई थी और तुम उसी जगह से मरते मरते बचे थे। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। तो फिलिप कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तो यंग मैन कहता है मुझे भी ये बात अभी अभी पता चली है। तो फिलिप जैसे ही ये बात सुनता है तो बेचारे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे डर लगने लगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर फिलिप की कार की कांच किसी ने तोड़ दी होती है। तो फिलिप यूना और कांगते से पूछता है कि ये काम किसने किया? तो यूना कहती है ये काम रायोन ने किया है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि रायोन अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो देखो उसने गुस्से में तुम्हारी कार की कांच तोड़ दी। कि तभी फिलिप को रायोन का मैसेज आता है और रायोन फिलिप को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जब फिलिप उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रायोन ने बहुत अच्छी डेट प्रिपेयर की है। तो फिलिप का ये देखकर दिमाग खोल जाता है और रायोन को बाहर आने को कहता है, पर रायोन बाहर नहीं आती। तो फिलिप उसे हर जगह ढूंढने लगता है कि तभी कोई आदमी फिलिप को बेहोश कर देता है। आगे जब फिलिप को होश आता है तो वो अपने आप को आग में फंसा हुआ पाता है और रायोन वहाँ पर गिरी हुई होती है। तो फिलिप बहुत कोशिश करता है उठने की, पर वो नहीं उठ पाता और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। आगे फिलिप को उस जगह से बहुत डर लगने लगता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी उसे रायोन की आत्मा दिखती है और रायोन की आत्मा फिलिप को कहती है तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना भाग लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिलिप रायोन के भूत को देखकर पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ का सारा दरवाजा बंद होता है। तो फिलिप बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। तो फिलिप कहता है क्या सच में मेरा भाग्य खराब हो गया है जो मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं? तो फिलिप फिर भी हिम्मत नहीं हारता और सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ बारिश भी होने लगती है, जिस वजह से फिलिप को चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर ऊपर तक चढ़ ही जाता है। कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है तो फिलिप उससे हेल्प मांगता है, पर वो बंदा फिलिप की हेल्प करने के बजाय उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। आखिरकार ये बंदा कौन है वो आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा और ये क्यों फिलिप के जान के पीछे पड़ा हुआ है वो भी आपको आगे पता चलेगा। आगे फिलिप ऊपर से गिर ही रहा होता है कि तभी वो इल्सुन की गाड़ी में जाकर गिर जाता है, क्योंकि इल्सुन भी तभी वहीं पर होती है और वो अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है। तो फिलिप जैसे इल्सुन को देखता है तो वो कहता है मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहता, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। आगे जब फिलिप को होश आता है तो वो अपने आप को उसी ट्रक में पाता है। तो बेचारा उस ट्रक से किसी तरह निकलता है, क्योंकि उससे बहुत चोट लगी हुई होती है ऊपर से नीचे गिरने में। कि तभी फिलिप को डिटेक्टिव का कॉल आता है और डिटेक्टिव बताता है कि मुझे पता चल गया है कि उस रात तुम्हें किसने बचाया था। तो फिलिप कहता है तो बताओ उस रात मुझे किसने बचाया था? तो वो डिटेक्टिव कहता है तुम्हें उस रात इल्सुल ने बचाया था। तो फिलिप जैसे ये सब सुनता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है और कहता है अगर मुझे बचाने के लिए किसी को भेजना ही था तो किसी और को भेज देते, इस लड़की को क्यों भेजा भगवान। और फिलिप इल्सुल के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। तो इल्सुल कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो फिलिप जबरदस्ती इल्सुल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो इल्सुल को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो फिलिप का हाथ पकड़कर मोचार देती है, जिससे बेचारे का हाथ पूरी तरह उखड़ जाता है। आगे इल्सुल फिलिप को अपने घर लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। तो फिलिप कहता है तुम्हें पता भी है हड्डियाँ कैसे जोड़ते हैं जो तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो इल्सुल कहती है डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाता है, मैंने कराटे सीखा है इसलिए मुझे पता है कि ऐसे हड्डियों को कैसे जोड़ा जाता है। और इल्सुल फिलिप के बॉडी के सारे उर्जे पुर्जे को ठीक कर देती है, लेकिन इस चक्कर में बेचारा फिलिप बेहोश हो जाता है। इधर कांगते, यंगमान और यूना फिलिप के लिए टेंशन में होते हैं, क्योंकि फिलिप अभी तक घर नहीं आया हुआ होता है। तो यंगमान कहता है हमें उस ज्योतिषी की बात मान लेनी चाहिए थी, अगर हमने उसकी बात मान ली होती तो आज फिलिप के साथ ये सब नहीं होता। तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम दोनों ज्योतिषी के पास गए थे। दूसरी तरफ इल्सुल एक घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 3 पढ़ रही होती है, तो उसमें वही सारी बातें लिखी होती है जो उसके साथ आज घटी हुई होती है। तो इल्सुल ये सब सोच सोच कर ही पगला रही होती है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, और इसी चक्कर में वो सो भी जाती है। कि तभी वहाँ पर कुछ जादुई शक्तियाँ आती है और लैपटॉप में अपने आप कुछ लिखने लगती है, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इधर फिलिप को सपने में रायोन का सपना आता है और रायोन उसे अपने पास बुलाती है। अगले दिन कांगते और यंगमान एक ओझा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर वो लोग फिलिप की कुंडली दिखाते हैं। तो वो ओझा कहती है तुमने उस लड़के का जानबूझकर ब्रेकअप करवाया था ना, इसलिए वो आत्मा तुम्हारे पीछे भी है और वो तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद कर देगी। अगर तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो तो उस लड़के की जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करवा दो, क्योंकि वही लड़की है जो उस लड़के को बचा सकती है। तो कांगते कहता है लेकिन हम उस लड़की को ढूंढेंगे कहाँ? तो वो ओझा
कांगते को उस लड़की का एड्रेस बताती है और कहती है जाओ यहाँ पर तुम्हें ये लड़की मिल जाएगी और इस लड़की से उस लड़के की शादी करवा ही देना, वरना अगर इस लड़के की शादी उस लड़की से नहीं हुई तो इस लड़के का मरना तय है। तो कांगते और यंग मान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उस ओझा के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं और उन लोगों को उस लड़की का घर भी मिल जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्सुन होती है। अगली सुबह जब फिलिप उठता है तो वो अपने आप को इल्सुन के घर में पाता है। तो फिलिप इल्सुन को सोया हुआ देखकर वो उसके पास जाता है और उसकी स्क्रिप्ट लेने की कोशिश करता है, पर इल्सुन की नींद खुल जाती है और वो फिलिप का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो फिलिप कहता है मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ। तो इल्सुन कहती है क्या तुम ये ड्रामा करोगे। तो फिलिप कहता है नहीं। तो इल्सुन कहती है जब तुम ये ड्रामा ही नहीं करोगे तो तुम ये क्यों पढ़ रहे हो। और इल्सुन उसके हाथ से स्क्रिप्ट छीनने लगती है तो फिलिप भी उसके हाथ से छीनने लगता है और इसी खींचातानी में फिलिप की नजर इल्सुन के हाथ पर पड़ती है जिसके हाथ पर बहुत चोट लगी हुई होती है। तो फिलिप को याद आता है कि उसकी वजह से इल्सुन को इतनी चोट लगी है। आगे फिलिप इल्सुन का ट्रीटमेंट करता है और कहता है जब स्क्रिप्ट तुम्हारा बच्चा है तो तुमने अपने बच्चे को ऐसे कैसे किसी को दे दिया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि युनयोंग कैसी लड़की है, फिर तुमने उसे अपना स्क्रिप्ट क्यों दे दिया। तो इल्सुन कहती है वो कैसे पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चे को किसी और को दे देते हैं। तो फिलिप कहता है उनकी शायद कोई मजबूरी होती होगी इसलिए वो अपने बच्चे को किसी और को दे देते हैं। वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस दिन लैंडस्लाइड में तुमने मेरी जान बचाई थी। तो इल्सुन कहती है मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और बताकर भी क्या फायदा होता, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम ये ड्रामा तो नहीं करोगे ना, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे एहसान के बदले एहसान दो। आगे फिलिप इल्सुन को कहता है तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस ड्रामे को खरीद लूंगा और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे पास पैसों की बहुत कमी है। तो इल्सुन कहती है तुम सच में इसे खरीदोगे और इसे खरीद कर क्या करोगे। तो फिलिप कहता है वैसे तो ये ड्रामा कोई भी देखने वाला नहीं है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बनने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए मैं इस ड्रामे को कचरे में फेंक दूंगा लेकिन मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो इल्सुन को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी मेहनत को कचरे के डब्बे में फेंक देगा। तो इल्सुन कहती है मैं कभी भी तुम्हें ये ड्रामा नहीं बेचूंगी और मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि ये ड्रामा हिट होता है और तुम क्या इस ड्रामे को रिजेक्ट करोगे। मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, मैं इस ड्रामे के लिए कोई और मेन लीड खोज लूंगी और उसके साथ मैं ये ड्रामा करूंगी और तुम्हें हिट करके दिखाऊंगी, इसलिए आइंदा से मुझे अपनी शकल मत दिखाना। और ये कहकर इल्सुन वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप अपने घर पहुँचता है और कांगते और यंग मान को पूरी स्टोरी बताता है। तो कांगते कहता है तुम्हारा भाग्य सच में खराब हो गया है और तुम्हारे भाग्य को ठीक करने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी और शादी ही एक उपाय है तुम्हारे भाग्य को ठीक करने का, इसलिए तुम इल्सुन से शादी कर लो तभी तुम जिंदा रह पाओगे। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं शादी नहीं करूंगा और तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो तुम लोग तांत्रिक और ओझा की बातों पर भरोसा कर रहे हो। मेरा लक सही है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो और इन सब बातों में ज्यादा ध्यान देने के बजाय जाकर उस बंदे को पकड़ो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो कांगते कहता है मैंने पूरी जांच पड़ताल की है लेकिन हमें उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया है। उस बंदे ने ये काम इतनी चालाकी से की है कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो फिलिप कहता है आखिरकार वो बंदा है कौन जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आगे कांगते कहता है क्या तुम भूल गए रिसेंटली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो तुम मर जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तुम्हें पता है ना तुम हमारी कंपनी की शान हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मिस ओ से शादी करनी ही होगी। तो फिलिप उन लोगों की बातों में आ जाता है। तो यंग मान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इल्सुन इतनी आसानी से मान जाएगी। इसने जो भी इल्सुन के साथ किया है वो इसकी शकल भी देखना नहीं चाहेगी। तो फिलिप कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई कोई कच्चा खिलाड़ी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं उसे कैसे मनाता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर मना कर रहूंगा। इधर इल्सुन जब अपना लैपटॉप खोलती है तो वो देखती है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इल्सुन को याद आता है कि उसने तो कुछ भी नहीं लिखा, फिर ये किसने लिखा। कि तभी इल्सुन को फिलिप कॉल आता है और वो कहता है कि मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज इल्सुन मुझे बचाओ। तो इल्सुन जैसे ये सुनती है तो वो डर जाती है कि तभी उसे लीसेंग का भी कॉल आ जाता है। तो इल्सुन लीसेंग को बताती है कि मैं फिलिप के घर जा रही हूँ, मैं वहाँ से आकर तुमसे बात करूंगी। आगे इल्सुन जब फिलिप के घर जाती है तो वो देखती है कि फिलिप बिल्कुल ठीक है। तो इल्सुन कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुसीबत में हो,
तो फिलिप कहता है अगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं बुलाता तो क्या तुम आती? तो इल्सुल कहती है नहीं। तो फिलिप कहता देखा इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह बुलाया है। आगे फिलिप इल्सुल के साथ फ्लर्ट करने लगता है ताकि इल्सुल फिलिप के चार्म में फंस जाए और वो उसे अपने ड्रामा का स्क्रिप्ट दिखा दे और इल्सुल को अपने ड्रामा का पार्ट 3 का स्क्रिप्ट दिखाने को कहता है, पर इल्सुल मना कर देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं दिखाऊंगी। आगे ली सेंग उस पेड़ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो वो 2 बूढ़े आदमी से पूछता है उस पेड़ की स्टोरी। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ज्यादातर सेब के पेड़ अमीरों के घर में लगे होते हैं। एक अमीर परिवार की एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी, तो उसके पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का हर जगह इलाज करवाया पर कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पाया और उल्टा उनकी बेटी की तबीयत और खराब होने लगी। तो उसके पिता को एक आदमी ने एक ओझा के बारे में बताया तो उसके पिता उस ओझा के पास गए और अपनी बेटी की सारी प्रॉब्लम बताई। तो उस ओझा ने कहा कि तुम्हारे घर के बगीचे में एक सेब का पेड़ है और उसके बगल में एक सूखा पेड़ भी है। तुम्हारी बेटी की तबीयत इसी 2 पेड़ की वजह से खराब हो रही है, तुम उस दोनों पेड़ के बीच में खोदो। तो उस आदमी ने जब उस जगह को खोदा तो उसे पता चला उन दोनों पेड़ों की जड़ें एक है। हरा भरा हुआ पेड़ सूखे पेड़ से उसकी सारी ऊर्जा छीन रहा है। तो उस ओझे ने कहा अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो उस पेड़ की जड़ों को काट दो, तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो पाएगी। तो उस इंसान ने उस पेड़ की जड़ों को काटना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने उस पेड़ की जड़ों को काटा तो उससे खून निकलने लगा। तो वहाँ के सारे लोग खून को देखकर डर गए और उन्होंने पेड़ को काटना छोड़ दिया। लेकिन उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पेड़ की जड़ों को काट डाला और उसे एक पड़ती जगह पर जला डाला, क्योंकि अगर उसने उसे जड़ से खत्म नहीं किया तो भविष्य में फिर से वो उसकी बेटी को परेशान कर सकता है। तो उस लड़की के पिता ने उस पेड़ के जड़ को जला डाला। तो वो ओझा उस लड़की के पिता को कहता है ध्यान रखना कि इस पेड़ की जड़ें फिर से दोबारा ना मिले, अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हारी बेटी को कोई भी नहीं बचा सकता। ओझा जैसे ही ये सारी बातें उस लड़की के पिता को कह रहा होता है कि तभी उस जड़ की आग ओझे की आंख में चली जाती है, जिस वजह से वो अंधा हो जाता है। और वो ओझा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसने फिलिप की भविष्यवाणी की होती है एपिसोड नंबर 1 में। और वो अमीर बाप की बेटी कोई और नहीं बल्कि इल्सुन ही होती है। आगे वो पेड़ की जड़ें बिल्कुल नहीं जलती, उल्टा उससे एक पौधा निकल आता है और वो छोटा सा पौधा कोई और पौधा नहीं बल्कि इल्सुन के घर के पास जो लगा हुआ पेड़ होता है वही होता है। और जिस सेब के पेड़ से उस जड़ को हटाया गया होता है वो सेब का पेड़ किसी और के घर में नहीं बल्कि फिलिप के घर में ही होता है और यहीं से इन दोनों की कनेक्शन जुड़ी होती है। आगे ली सेंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या आपको पता है कि उस अमीर परिवार का क्या नाम था और उसकी बेटी अभी कहाँ पर है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे उन लोगों का नाम नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग अभी कहाँ पर हैं। और वो 2 बूढ़ा आदमी ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। तो ली सेंग उस पेड़ को देखने लगता है। आगे फिलिप इल्सुन के करीब जाता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है हमें पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए, तो क्यों ना तुम मुझे अपने ड्रामा का अगला पार्ट दिखा दो। तो इल्सुन भी फिलिप को उसी की चाल में जवाब देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। और ये कहकर इल्सुल वहाँ से जाने लगती है। तभी फिलिप की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है और वो इल्सुल से पूछता है ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आई? ये लॉकेट मेरा है। तो इल्सुल कहती है ये लॉकेट मेरा है, मैंने इस लॉकेट को बचपन में किसी को उधार दिया था। तो फिलिप जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इल्सुन फिलिप को वो लॉकेट दे रही होती है और कहती है जब मैं बीमार थी तो मेरे पापा ने मुझे ये लॉकेट दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे अब इस लॉकेट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम ये लॉकेट पहन लो क्योंकि तुम बीमार हो ना, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझे ये लॉकेट वापस कर देना। तो फिलिप कहता है ठीक है। आगे दोनों जब एक साथ उस लॉकेट को छूते हैं तो फिलिप के घर के सारे शीशे अपने आप टूटने लगते हैं। तो वो दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी खिड़की के बाहर वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत उन दोनों को देखती है और कहती है मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। इधर इल्सुन और फिलिप घर की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।